गुड आफ्टरनून सर। नहीं है सर। आ रहे होंगे। बच्चा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर इस बार टेस्ट में वर्क पावर एंड एनर्जी भी आएगा ना? क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी के 7-8 क्वेश्चन डाले हैं बस, और कैपेसिटर पूरा आ रहा है, करंट आ रहा है फिर से, लेकिन करंट के क्वेश्चन कम है, कैपेसिटर के ज्यादा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस वाले चैप्टर में केवल बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ आ रहा है। ये वाला मूविंग चार्ज नहीं आ रहा, मूविंग चार्ज नहीं आ रहा है। सर केमिस्ट्री का सिलेबस पता नहीं चल रहा है सर। फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हो? केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं चल रहा है, तीनों सर पढ़ा रहे हैं तो नहीं, कौन कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में क्लियर है, टेस्ट में सरफेस केमिस्ट्री आ रहा है, फिजिकल में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है बस। टेस्ट में अभी और कुछ नहीं आ रहा। अब जैसे इस बार आपका ऑर्गेनिक ज्यादा कवर हो रहा है, तो अगले टेस्ट में ऑर्गेनिक देंगे, है ना। इस टेस्ट में केवल सरफेस केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में है बस। यस सर। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। कल हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स स्टार्ट किया था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में एक साथ मोशन करता है तो उस पर 2 फोर्स लगते हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल लगेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के जो वेक्टर एडिशन है, चुंबकीय बल और विद्युत बल का जो सदिश योग है, वो लॉरेंज फोर्स कहलाता है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटा QE, मैग्नेटिक फोर्स होगा QV क्रॉस B। मैंने कहा था लॉरेंज फोर्स जो है उसकी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इसलिए अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसे सॉल्व तब करेंगे जब सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन करा रहा था मैं आपको कि एक जगह 2 फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है उत्तर दिशा में ड्यू नॉर्थ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पूर्व दिशा में ड्यू ईस्ट। तो एक चार्ज को किस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, एक आवेशित कण को किस दिशा में गति करनी चाहिए ताकि उस पर परिणामी बल 0 हो जाए। तो बच्चों इसको हमने इस तरह से किया था, अगर हमें नेट फोर्स 0 करना है तो ये 0 कर दो, इधर लिख दो QE। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो I कैप डायरेक्शन में था, ईस्ट को I कैप ले लो। बच्चों अगर ईस्ट I कैप है, नॉर्थ J कैप है, तो ऊपर की तरफ K कैप आएगा, ये ध्यान रखना। ये I कैप, ये J कैप, तो ऊपर वाला K कैप आएगा। बच्चों वेलोसिटी अभी हमें निकालनी है तो मैंने V को V लिख दिया, इसकी डायरेक्शन नहीं पता। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा था नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि G कैप। बच्चों इसको नेगेटिव साइड में ले जाओ तो ये हो गया Q V क्रॉस B J कैप, है ना। B को बाहर लिख दो, ये B इधर लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा I कैप। बच्चों कल वाला सॉल्यूशन पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं। Q से Q कट गया,
ठीक है, तो ये आ गया बी, बी क्रॉस जे ई माइनस को अंदर ले जाओ। इसके बाद मैंने आपसे ये पूछा था कि के कैप को अगर हम जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आई कैप ही आता है ना, बताओ यार, हाँ या ना? यस सर। हाँ सही है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम के कैप लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के कैप है ऊपर की तरफ, तो हम इसे के कैप नहीं बोलेंगे बेटा, के कैप तो हमने अपनी हेल्प के लिए माना है, हम बोलेंगे अपवार्ड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है अपवार्ड, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये कल वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बच्चों। अब एक बात बताइए, इसी ऊपर इसी क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर ई हो, चुंबकीय क्षेत्र बी है और विद्युत क्षेत्र ई है, तो हमारे चार्ज पार्टिकल के वेग की वैल्यू क्या होगी, वेग का मान क्या होगा, ताकि उस पर परिणामी बल 0 आ जाए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इफ टोटल फोर्स ऑन इट इज 0? बी और ई की टर्म्स में आएगा बस। चार्ज की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए? हाँ, दुर्गेश का जवाब सही है बच्चों, यही से आंसर आ रहा है। देखो हम लोग क्या करते हैं, अब वेलोसिटी को v के कैप लिख देते हैं ना, के कैप तो हम पहले से डिसाइड कर ही चुके हैं, माइनस आई, और v बाहर ले लो तो ये v इंटू v हो जाएगा। वैसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता दूंगा। अब k क्रॉस j तो i कैप से कट जाएगा, तो dv इज इक्वल टू e आ गया, तो वेलोसिटी आ गया e बाय v। और वैसे बच्चों ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बोलते कि भैया नेट फोर्स 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और कैंसिल कब करेंगे, जब वो बराबर हो, विपरीत होंगे, तो दोनों का बराबर करना जरूरी है। तो यहीं से आंसर आ रहा है, हमें इतना लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे बेटा नेट फोर्स 0 कब होगा, जब चुंबकीय बल विद्युत बल को कैंसिल करेगा, और कैंसिल कब करेगा, जब दोनों बराबर होंगे, काम खत्म। तो हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई E बाय v, बस E और v पता होना चाहिए। चलो अब अगला गए क्या? क्या हो बेटा? अटक गए थे सर आप? अटक ज्यादा रहे हो अभी तक से। अच्छा, कहाँ से अटकना शुरू हुआ मेरा? बताने के बाद। यहाँ ये तो सुन लिया ना तुमने? यस हाँ सर। यस सर। इसके बाद में अभी कुछ नहीं बोला, उसी चीज को रिपीट कर रहा था मैं, है ना। अब मेरी आदत हो गई है ना बेटा 2 बार 3 बार बोलने की, इसलिए आपका ज्यादा नुकसान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन, इसको साफ कर दूंगे, कल वाली चीज है वैसे भी, आज वाली नोट्स नहीं। बच्चों अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो, ढंग से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र यदि समान दिशा में हो, और हम एक चार्ज पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से छोड़ दें। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, और आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से छोड़ दो, u 0 है, तो जरा सोचकर बताइए इसकी गति कैसे होगी, मोशन कैसा होगा। बस ये पूछा है मैंने। क्वेश्चन फिर से सुन लो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है,
और एक आवेश को स्थिर अवस्था से छोड़ा है, तो ये आवेश कैसी गति करेगा ये बताइए। क्वेश्चन इंग्लिश में सुन लीजिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेम एंड ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मोशन कैसा होगा ये बताइए। सर गति की दिशा नहीं बदलेगी सर, नहीं बदलेगी सर गति की दिशा। एक एक करके बोलो बेटा। दुर्गेश तुम बोलो फिर से, पहले दुर्गेश को बोलने दो। गति की दिशा नहीं बदलेगी सर। बेटा गति तो हो ही नहीं रही, मैंने तो u0 दिया है, तुम्हें करवानी है गति तो। सर ई और बी की तरफ ही होगा, स्ट्रेट सर। स्ट्रेट लाइन, हाँ ऐसे जवाब दो, ये सबसे अच्छा जवाब था। स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और पहले जो लड़की ने बोला वो भी सही था, जिस दिशा में ई और बी है उसी दिशा में गति करेगा। अब ये बताओ क्या ये गति जो होगी ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, नियत वेग होगा या त्वरित गति होगी? कांस्टेंट होगी सर। त्वरित गति क्या सर। कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन? सर कांस्टेंट वेलोसिटी। त्वरित गति होगी। त्वरित गति होगी। बच्चों सुनो, हम जानते हैं जब हम किसी आवेश को स्थिर अवस्था से छोड़ेंगे तो बच्चों वेलोसिटी 0 होने की वजह से चुंबकीय बल तो लगेगा नहीं शुरू में। मैग्नेटिक फोर्स तो तब लगता है जब वेलोसिटी नॉन जीरो हो। तो शुरू में विद्युत बल लगेगा और विद्युत क्षेत्र उसे अपनी ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी ओर खींचेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपनी ओर खींचेगा तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, परंतु चुंबकीय बल अभी भी नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सुना आपने? पहले तो मैग्नेटिक फोर्स इसलिए नहीं लगा था क्योंकि u 0 था, और बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे अपनी ओर खींचा तो मैग्नेटिक फोर्स बाद में भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी और v दोनों सेम डायरेक्शन में। बताया था ना, जब v और v सेम डायरेक्शन में हो तो चुंबकीय बल नहीं लगता। अब बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसका मतलब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स पहले भी नहीं लगेगा, बाद में भी नहीं लगेगा, इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, और बच्चों उस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन। लिख दो, ये पहले बना लो, u 0 है ये भी लिखो, और इसके बाद लिखो कण सरल रेखा के अनुदिश त्वरित गति करेगा। पार्टिकल विल मूव rectilinearly with constant acceleration. Particle will move rectilinearly with constant acceleration. और बच्चों इसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण, वो होगा QE by m। ये इसका त्वरण होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। और ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, चुंबकीय बल पहले भी शून्य होगा और बाद में भी शून्य होगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0 बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। चुंबकीय बल शून्य होगा क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है। एक और केस इसके बाद लास्ट बस। Magnetic force is 0 because velocity and magnetic field are parallel. बच्चों पहले तो बताओ ये वाले चीज समझ में आ गई ना बढ़िया ढंग से? यस सर। तो इसके बाद एक और केस बनता है, बड़ा प्यारा केस है बच्चों। ये नंबर 2, नंबर 1 कल वाला, और ये नंबर 3। बच्चों इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। आवेश का प्रारंभिक वेग 0 नहीं है इस बार,
ई और बी के लंबवत है, ई और बी के परपेंडिकुलर है। ई और बी एक्स डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। अब सोचो इसका मोशन कैसा होगा, सोचो इसका मोशन कैसा होगा। सर्कुलर होगा ना? बेटा केवल सर्कुलर तब होता है जब ई नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता। विद्युत क्षेत्र भी तो अपना काम करेगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपका आंसर भी सही है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। क्योंकि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन बेटा वो तब होता है जब ई 0 होता है। यहाँ पर ई भी तो कुछ गड़बड़ करेगा ना। कुंडलिनी गति। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र इसे वृत्त में घुमाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र इसे अपनी ओर खींचेगा, तो ये घूमता घूमता आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका पाथ होगा हेलिकल, हेलिक्स यानी कि कुंडलिनी। तो लिख लो ई और बी समान दिशा में है और प्रारंभिक वेग ई और बी के लंबवत है। जो डायग्राम बनाया है वो मैं लिखा रहा हूं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, same direction, and initial velocity is perpendicular to both fields. Initial velocity is perpendicular to both fields. E और B समान दिशा में है तथा प्रारंभिक वेग इनके लंबवत है। अब आगे लिखो। In this situation, particle will move along helical path. इस अवस्था में कण कुंडलिनी गति करेगा। पार्टिकल विल मूव अलोंग हेलिकल पाथ, कुंडलिनी गति करेगा कण, है ना। तो बच्चों जो बी है वो तो सर्कुलर मोशन करवाएगा और बी की वजह से सर्कल में घूमेगा, ई की वजह से आगे जाएगा ऐसे। लेकिन बच्चों एक तकलीफ है इसमें, ये हेलिकल पाथ तो होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र के कारण इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इंक्रीज होता रहेगा। वेग का एक्स दिशा में जो घटक है वो इंक्रीज होगा क्योंकि बल लग रहा है। इसलिए इसकी जो पिच है वो नॉन यूनिफॉर्म आएगी। इसकी जो चूड़ी अंतराल है वो कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, ये बात लिख लो। हाँ ये लिख लो, pitch of this motion will not be uniform because pitch of this motion will not be uniform because x component of velocity is increasing due to electric field. हिंदी में अभी बोलूंगा, because x component of velocity will increase due to electric field. लिखो, हिंदी में लिखो। इस गति में चूड़ी अंतराल नियत नहीं होगा क्योंकि चूड़ी अंतराल नियत नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण वेग का x घटक बढ़ेगा। बस क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण वेग का x घटक बढ़ेगा। तो बेटा ये वाला वेलोसिटी बढ़ता रहेगा ना तो पिच भी आगे बढ़ता रहेगा, पिच यूनिफॉर्म नहीं होगा। हालांकि ठीक है, अब इतना शायद एग्जाम में ना पूछे बेटा, वैल्यू नहीं पूछे, हो सकता है वैल्यू ना कैलकुलेट करवाए, लेकिन बेटा मोशन तो पूछ ही सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो वो बना ही सकता है। चलो लॉरेंट्ज फोर्स खत्म करते हैं और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। धारावाही तार पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाला बल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाला बल। बच्चों अभी तो हमें क्या है, चार्ज को चला रहे थे, अब हम है ना क्या करेंगे, एक तार लेंगे वायर, उसमें करंट डालेंगे और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। एक वायर लेंगे
उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। क्योंकि तार के अंदर तो आवेश गति कर ही रहा है ना बेटा, वायर के अंदर तो चार्ज मूव कर ही रहा है, तो मूविंग चार्ज हो गया ना, तो इस वायर पर एक फोर्स लगेगा। देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एक वायर रखा है, और इस वायर में आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चूंकि वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा, तो अंदर वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा तो वायर पर भी तो लगेगा ना। बच्चों, वायर पर लगने वाला ये फोर्स इसी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से निकालते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है ना, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट होता है, और ये फोर्स होता है। चल निशा, चला मेरे साथ। अरे ले, बात मत कर, इसको पकड़, इसको मैं छत में नहीं जाऊँ, मकरूम मरे, चला जल्दी आ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको शो क्यों नहीं किया। हाँ सर, माइक ऑन नहीं दिख रहा था किसी का। सर मैं भी वही सोच रहा था किसका माइक ऑन है घर। और मैंने हाँ। म्यूट ऑल किया तो म्यूट ऑल में भी नहीं हुआ। हैकर सर, हैकर है क्या सर? हाँ, ये बात अपने बीच में हैकर है। अब हैकर को अपनी क्लास हैक करने को मिली, और कोई अच्छा नहीं मिला। बैंक में जानेंगे डाका यहाँ क्या मिलेगा। ज्ञान की बात है। हैकिंग करेंगे तो साले फिर सीधा सीधा हमारी की करेंगे ना, हमारी क्लास को पढ़ना और पढ़ रहा बल्कि हैक करके। नहीं से वो कोई मिस्टर POE ऐसा कुछ लिखा था लगा था मेरे में। तो बेटा, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इसका जो फोर्स लगता है, इसका फार्मूला आप बताओ, चलो याद होगा तुम लोगों को। सर IBL sin थीटा। हमारा यंत्र बिगड़ रहा है। BIL sin थीटा, वेरी गुड। अब इसका वेक्टर फॉर्म बोलो, सदिश रूप। सर IL क्रॉस B। वेरी गुड। लेकिन इस जतिंदर के अलावा भी क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें, बोलें जितना भी आता है। तो बच्चों, अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर इतना फोर्स लगता है, लिख लो, लिखो। जब किसी धारा को RP, तेरे को मैगी खिलाऊंगा, देखो चुप रहे। हाँ लिखो, जब किसी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। When a current carrying wire is placed in magnetic field, it experiences a force. अभी तुम्हें अपना नाम नहीं मिलता है, रोनाल्डो है, कौन है भाई ये रोनाल्डो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई कौन है? अपना नाम बुरा लगता है कि तुम्हें? दूसरे का कॉपी करते रहते हैं। सर कल तो नरेंद्र मोदी भी थे। नरेंद्र सर मोदी, कल संजय लीला भंसाली, सूर्यपुर तकर्ण ये सब रख रहे थे। डोनाल्ड डक भी था सर, और कुनी मामा। अरे अब सुनो ज्ञान की बात। अरे कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारा नाम रखे, तुम दूसरों का नाम क्यों रख रहे हो? सर दाऊद इब्राहिम भी है ना अपने क्लास में, देख के। किम जोंग उन है, कौन है ये? है भाई, खतरनाक है। हाँ, क्लास इंटरनेशनल। चलो, क्या आरती, क्या सॉरी है, तेरे को भूख बहुत लगती है? यस सर, वो फ्रेंड का फोन आया था ना, तो मम्मी को पकड़ा रही थी कि फोन को तू पकड़ और बात कर, ऐसा करके। अच्छा चल, तो फोन करके चिल्लाई। चलो, तुम्हारे वजह से कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये डायग्राम बना लो बेटा, और ये लिख लो, और ये भी लिख लो। इसके बाद डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है। लेफ्ट हैंड रूल वही है, सेम टू सेम,
जो अपनी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन होता है, और जो थंब होता है वो फोर्स होता है। लिख देता हूं, इंडेक्स फिंगर जो होता है वो बी होता है, मिडिल फिंगर जो होता है बेटा वो आई होता है, और जो थंब होता है वो फोर्स होता है ना। तो इसी से आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। चलो अब है ना पहले डायरेक्शन पूछ लेता हूं, या चलो है ना एक दो स्पेशल केस है वो लिख लो। तो जो अगर हमारा वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है, वायर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, तो इसका मतलब आई और बी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे बेटा, है ना। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये पहला स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? यदि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में हो, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में हो, तो थीटा 0 होगा तो बल भी 0 होगा। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेम, तो थीटा 0 होगा, फोर्स भी 0 होगा। और बच्चों जब डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, आई है ना लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर तो लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, ये पैरेलल था, और अगर परपेंडिकुलर हो थीटा 90 आएगा, फोर्स बी आई एल मैक्सिमम होगा। ये फोर्स मैक्सिमम है अधिकतम। तो यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो अधिकतम बल लगेगा, समांतर रखा है तो शून्य बल लगेगा। अब मुझे डायरेक्शन निकाल कर दो। अब डायरेक्शन निकाल कर दो बच्चों। यहाँ पर जो हम एल लिखते हैं करंट वाली डायरेक्शन लिखते हैं, करंट की जगह एल के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि है ना करंट के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते ना, करंट वेक्टर नहीं होता। अब सुनो बच्चों, हमारे पास एक वायर है, वर्टिकल वायर है, और करंट है ना ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, उत्तर दिशा में, और करंट है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताना डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा इस वायर पर? पूरी क्लास बताएगी, कोई भी है ना ऐसा नहीं। हाँ फटाफट आंसर दो। चलो एक दो सर बोलिए ना क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से सुन लो और चैट बॉक्स में लिखना आंसर। एक वायर है जिसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू नॉर्थ, तो हमें बताना है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। हिंदी में भी सुन लो। एक तार है जिसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर दिशा में, तो बल की दिशा बतानी है क्या होगी। बेटा ये साउथ तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि बल जो होता है वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर होता है, तो साउथ तो आ ही नहीं सकता। डाउनवर्ड भी कैसे आ सकता है? करंट के करंट वर्टिकल, करंट ही वर्टिकल है, ऊपर जा रहा है, करंट के अपोजिट नहीं होता, करंट के भी परपेंडिकुलर होता है फोर्स। कुछ बच्चे वेस्ट बता रहे हैं, कुछ बच्चे ईस्ट बता रहे हैं। अब हम निकालते हैं बेटा, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे करो। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर की ओर, उत्तर हम सामने लेते हैं ना, तो ये तो हो गया, और करंट ऊपर है, ये करंट है
चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमारा अंगूठा इधर आ रहा है, इधर वेस्ट होता है, तो सही आंसर है वेस्ट। जिन्होंने वेस्ट बताया है उन्होंने सही बताया है, जिन्होंने ईस्ट बताया है वो गलत बताया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अगर एक पहला गलत हो गया कोई बात नहीं, अगला सही हो जाएगा। बच्चों ये दो वायर है, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर, दोनों में करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों पहले वायर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे वायर पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। और आपको आंसर जो देना है ना वो ऐसे देना है, लेफ्ट, राइट, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बस ये चार में से कोई एक आंसर देना है। लेफ्ट सर। धर्मेंद्र ने लेफ्ट बोला है, साक्षी ने राइट बोला है, पविंदर लेफ्ट, प्रतिमा लेफ्ट। बच्चों लेफ्ट सही है। दूसरे तार पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा सुनो बेटा, पहले तार का फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा है ना, इस वायर की वजह से इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है। भूल गए क्या? देखो इसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है करंट ऊपर है तो थंब हमारा इधर आ रहा है ना, देखो फोर्स की डायरेक्शन, तो लेफ्ट में आएगा। अब बच्चों सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वायर पर फोर्स निकालो, उल्टा करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर? बताओ सर दूसरे के कारण पहले पर निकालना ना। हाँ बेटा हाँ, पहले के कारण दूसरे पर तो निकाल लिया ना, तो अब दूसरे के कारण पहले वाले वायर पर फोर्स निकालना है। हाँ नाइट नहीं राहुल, राइट। खैर उसने करेक्शन कर लिया, मैंने देख लिया। चलो राइट में आएगा बेटा, राइट। हाँ देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हमें दूसरे वायर का लेना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें सेकंड वायर का लेना है। तो सेकंड वायर में करंट ऊपर जा रहा है और ऑब्जर्वेशन इस साइड करना है। तो इस तार के पास विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर आएगा, यानी कि सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड
बाहर की ओर होगा इस तरह, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वायर है, पहला तार फर्स्ट वायर, वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जिसकी दिशा बाहर है। तो बच्चों अब ये फ्लेमिंग का रूल काम में लो। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, करंट ऊपर है, तो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा है? इस तरह, ठीक है। अंगूठा कहाँ जा रहा है? देखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, तो थंब इधर आएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, राइट साइड में। तो पहले वायर के वजह से दूसरे वायर पर जो फोर्स लगा वो लेफ्ट में लगा, और दूसरे वायर की वजह से पहले वायर पर जो फोर्स लगा वो राइट में लगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड को अपनी ओर खींच रहा है, सेकंड फर्स्ट को अपनी ओर खींच रहा है। और बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, दो पैरेलल वायर में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो, दोनों में करंट सेम हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यदि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होता, एक में ऊपर दूसरे में नीचे होता, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते। छोटी सी हेडिंग डाल लो इसके ऊपर, समांतर तारों में लगने वाला बल, समांतर तारों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। इसमें मैं कुछ बोल रहा हूं, पहले वो लिख लो, फिर ये डायग्राम वायग्राम बना लेना, कोई टेंशन नहीं है। लिखो, यदि दो समांतर तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन टू पैरेलल वायर्स, if direction of current is same in two parallel wires, then they attract each other, they attract each other। आगे लिख लो, but if direction of current in both wires is opposite, परंतु यदि दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पर if direction of current is opposite in both wires, then they repel each other, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये दो पैरेलल वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना, रिपल करेंगे, रिपल। बच्चों इस पर एक मजेदार चीज बताता हूं आपको। बच्चों ये जो मैंने बताया ना, इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखो। ये कोई स्प्रिंग है, हम इस स्प्रिंग को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों अगर मैं इस स्प्रिंग में करंट फ्लो करवाऊं, करंट, ये मैंने कुंजी दबा दी, की प्रेस कर दी, की प्रेस करते करंट जाएगा, तो पता है जैसे ही करंट जाएगा ना, ये स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। बताओ क्यों? करंट फ्लो करते ही, कराते ही स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, बताओ क्यों? सर आवेश सेम डायरेक्शन में है ना? हाँ, क्या सेम डायरेक्शन में बेटा? सर दो चूड़ियों के बीच में आवेश सेम दिशा में है। हाँ, करंट, धारा बोलो, क्या बोल रहे हो तुम, और कुछ बोल रहे हो? यस सर, करंट बोल। अच्छा, करंट बोल रहे हो। बच्चों स्प्रिंग ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे फेरे होते हैं, तो इसमें करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, इसके अगले वाले जो फेरा है, फेरा मतलब टर्न, उसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में है। तो जो नेबरिंग टर्न्स है ना,
देखो इसमें और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो जो पड़ोस पड़ोस के दो फेरे होंगे उनमें धारा की दिशा समान है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, तो सारे टर्न्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार और बताइए ना। बेटा जब स्प्रिंग में करंट डालेंगे तो हिंदी में बताऊं इंग्लिश में बताऊं? सर इंग्लिश में। जब स्प्रिंग में करंट डालेंगे तो जो नेबरिंग लूप्स होंगे ना बेटा, स्प्रिंग में ऐसे लूप होते हैं टर्न्स, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा ना। देखो इस वाले में करंट ऐसे जा रहा है, दूसरे वाले में भी ऐसे जा रहा है, और अभी अभी बताया था जब दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला टर्न इस वाले टर्न को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला टर्न इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सारे लूप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो स्प्रिंग हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। हाँ बच्चों घंटी बनाते, घंटी बैल बनाकर दिखाता हूं आपको। देखो इससे एक बैल बन जाएगी। देखो एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं बढ़िया वाला। देखो बच्चों यहाँ एक स्प्रिंग लगाऊंगा, इस स्प्रिंग के नीचे है ना एक मेटल बॉल लगाऊंगा। मेटल मेटल मतलब धातु की गेंद, बॉल, और इस बॉल के नीचे एक मेटल प्लेट लगा दूंगा। और यहां पर बैटरी लगा दूंगा। अब बच्चों ये घंटी बन गई। घंटी बताओ घंटी कैसे बनी? इधर देखो सामने बच्चों, मैं जैसे स्विच दबाऊंगा, मेरे स्विच दबाते ही करंट शुरू हो जाएगा। करंट जैसे ही इसमें जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग के कंप्रेस होते ही ये बॉल ऊपर उठ जाएगी, और जैसे ये बॉल ऊपर उठेगी कांटेक्ट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कांटेक्ट ब्रेक होते ही करंट बंद हो जाएगा। और करंट जैसे ही बंद होगा स्प्रिंग वापस अपनी प्रारंभिक लंबाई में आएगी, इनिशियल लेंथ में, तो ये बॉल वापस आकर प्लेट से टकराएगी, और जैसे ये प्लेट से टकराएगी आवाज आएगी टन, और जैसे ये प्लेट से टकराएगी वापस से करंट शुरू हो जाएगा। वापस से करंट शुरू होते ही फिर स्प्रिंग कंप्रेस होगी, बॉल फिर उठ जाएगी, फिर कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, फिर बॉल नीचे आएगी, फिर आवाज आएगी टन। बढ़िया सर पॉज हो रहा है वीडियो। सर भैया नहीं हो रहा है क्लियर है सर? क्लियर है खाने वाले को मजा भी नहीं आया है। सर, हो रहा है सर इलेक्ट्रिक बैल बहुत अच्छी है ना? नहीं मैं बोल रहा था बकरा तो जान से गया, खाने वाले को मजा ही नहीं आया है। हमने तो पूरी जान लगा दी और तुम कह रहे हो सर अटक गया। जिसका नेटवर्क अटक गया ना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट मिस कर दिया। लेकिन सर पॉज नहीं हो रहा था, वीडियो अच्छा चल रहा था। चलो कोई नहीं बेटा, तो किसी किसी का नेटवर्क। देखो बेटा अपन 80 लोग हैं लगभग, तो आप देखो किसी ना किसी का नेटवर्क तो बेटा खराब होगा। मेरा जब खराब हो तो आप सब परेशान होंगे, और आपका खराब होगा तो सिर्फ आप परेशान होंगे, है। तो ये बैल समझ में आई ना, बैल कैसे बनी? यस करंट जाते ही बॉल ऊपर उठे। वीडियो रुक गया है क्या? नहीं नहीं। अरे चैट में लिख दिया करो यार इसी चीज को। स्टॉप मत करो, कितना अच्छा क्लास चल रहा है। चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ अब बेटा एक बार और बोल लेना, तो बार बार टोक देते हो। तो बच्चों जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे स्प्रिंग कंप्रेस होगी, बॉल ऊपर उठेगी, वो बॉल के ऊपर उठते ही कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन के ब्रेक होते ही करंट रुक जाएगा, करंट के रुकते ही स्प्रिंग वापस छूट जाएगी, बॉल फिर नीचे आएगी, और इस तरह से बॉल ऊपर नीचे होती रहेगी, बार बार प्लेट से टकराएगी, टन 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 टन। हो गया टन 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 टन। चलो ये तो एक एप्लीकेशन था,
बच्चों अब वापस अपने फिजिक्स, असली वाली फिजिक्स पर आ जाते हैं। अगर वायर हेलो सर। सीधा ना हो, बेटा बोल सर अगर हेलिक्स के ऊपर और निचली भाग को देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसमें देख इधर देख, ये ऐसे घूमा और नीचे फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, कहाँ अपोजिट हुआ? सेम ही तो हुआ। गौर से देख, ऐसे 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 सब जगह डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है बेटा, अपोजिट कहीं भी नहीं है। यस सर। हाँ, दो नेबरिंग लूप्स में पड़ोस पड़ोस के फेरों में धारा सेम डायरेक्शन में जाएगी बेटा, अपोजिट नहीं जाएगी। एक स्प्रिंग हाथ में लेकर देख लेना, हो जाएगा। भाई तेरे पेन में अगर टिकटॉक वाला होगा, देख पेन होगा स्प्रिंग। हाँ पेन में होगा स्प्रिंग, देख लेना। चलो, और बैटरी से कनेक्ट करके भी देख लेना, एक सेल ले लेना, सेल से जोड़ देना स्प्रिंग को, देखो स्प्रिंग कंप्रेस होती है नहीं होती। ये तो इतने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तो घर पर कर सकते हैं हम। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बताओ। किए हैं सर। मैंने जो आपको परिनालिका पढ़ाई थी ना, सोलेनोइड, तो आपको बताया था सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हो। एक कील लो, कील पर ऐसे तांबे के तार लपेट दो, वायर, और उस तार को बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो देखना वो कील है ना, छोटी छोटी आलपिन्स को उठाना शुरू कर देगी। अभी सही में अटके है क्या? अभी पॉज हो गए हैं सर। हाँ अभी अटके हैं। बहुत हो गया है। तुम लोग चिल्ला देते हो, इसीलिए नहीं बोल रही थी मैं। सर आप अटक गए। हाँ भाई, चिल्ला देते हैं लोग। मैं अटक गया। यस हाँ सर, सर सबके में। अभी भी अटके वीडियो हो। अटक गया सर। अरे डंबल कहाँ है भाई? डंबल कहाँ है? अब ठीक सर है अभी सर। सही चल रहा है। सही चल रहा है? यस सर। यस सर, बीच बीच में अटक फिर जाता। इसे अच्छा बदल दो। डंबल हाँ सर, हो ही रहा है थोड़ा बहुत। दूर है। चलो सर ये नहीं निकाल कर तो रख दे। अभी ठीक चल रहा है सर, कभी कभी नेटवर्क चेंज करने से भी बिगड़ जाता है। उधर ध्यान सर दे। ये एयरटेल का है तो मत चेंज करिएगा सर। बेटा मैं तो आपको बीएसएनएल के फाइबर से पढ़ाता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है अपने पास, जिसकी स्पीड आती है 200 Mbps। लेकिन हर इंटरनेट में बीच बीच में कुछ पॉज होते हैं। आप समझो ये टेक्निकल चीज है। दुनिया का कोई भी इंटरनेट ले लो, चाहे जियो ले लो, फाइबर ले लो, कोई भी जियो फाइबर ले लो, बीच बीच में कुछ ना कुछ पॉज आते हैं बेटा। इतने टाइम में हमारा वीडियो अटक जाता है और कोई बात नहीं है, लेकिन ये लंबी प्रॉब्लम नहीं होती। अब सही आ रहा होगा इस समय? यस सर। यस सर। सर ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ अपने नहीं है बेटा ये सब इतना डिटेल, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होता है उसमें ये सब सीखते हैं। चलो दोबारा से हो तो बता देना। तो मैं आपको अगला टॉपिक लेकर जा रहा हूं बच्चों। अगर मान लो वायर हमारा सीधा नहीं है, मुड़ा हुआ वायर है, तो उस पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे? मान लो हमारे को एक ऐसा तार दे दिया, ये घूमा हुआ है, इसमें करंट भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, तो बच्चों इसमें DIL कैसे लगाएंगे? एल कौन सा लेंगे? तो बच्चों L diameter। एल पूरे वायर का लेंथ नहीं लेते, इसमें हम एल लेते हैं इस वायर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट वायर की लेंथ लेते हैं। सुन लो फिर से, अगर तार सीधा नहीं हो, मुड़ा हुआ हो, तो F = BIL में L पूरा लेंथ नहीं लोगे, L सिर्फ ये लेंथ होती है बस। इसे विस्थापन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। डिस्प्लेसमेंट वाला L है ना, वो लेना है आपको, चाहे तार किसी भी शेप का हो। फिर सुन लो, ये वायर किसी भी आकृति का हो, आकार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको L जो लेना है वो विस्थापन लेना है। मैं बनाता हूँ, इसको डायग्राम। मान लो कोई ऐसा तार है, ये लो, ये तार है और इसमें करंट फ्लो करा दिया I, और ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो बच्चों आपको तार की शेप से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी शेप हो, आप यहां से लेकर और यहां तक का ये जो एल होगा आपको ये एल लेना है बस। तो बच्चों ध्यान रखो, यदि तार मुड़ा हुआ है तो F इज इक्वल टू बी आई एल में एल तार की असली लंबाई नहीं लेनी, ओरिजिनल लेंथ नहीं लेनी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है बस। इसे प्रोजेक्टेड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपित लंबाई, प्रक्षेप पे लंबाई, कुछ भी लिख दो बेटा, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। हमें देखो नोट्स लिखकर थोड़ी ना दिखाने किसी को, सिर्फ अपन को समझ में आना चाहिए। तो आप विस्थापन लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। एल क्या है? विस्थापन है, बस उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर। ये ध्यान रखो, मैं है ना दूसरी क्लास में भी सुनता रहता हूँ आपको, केमिस्ट्री हो या बायो का भी हो, बेटा कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अभी आप वहां पर बिल्कुल बचकानी हरकत करते हैं, बच्चों वाली हरकत करते हैं। देखो मैं जब आपकी उम्र में था, मैं जब तैयारी कर रहा था, हम लोग लिखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हम लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते थे। हम कहते थे लिख तो घर जाकर भी लेंगे, सर को सुनकर उनको समझे ज्यादा वो अच्छा है। तो बच्चों मेरे नोट्स बहुत छोटे से थे, जरा से नोट्स थे, लेकिन चीजें समझ में आती थी तो घर जाकर क्वेश्चन बनते थे। आप क्लास में लिखने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हो, समझते नहीं हो, तो घर जाकर वही कहीं वहीं अटक जाते हो। तो मेरी बात सुनो, आपके पास तो वीडियो बाद में भी होते हैं, अगर आप कहीं दोबारा सुनना हो तो दोबारा भी सुन सकते हैं, लेकिन टीचर जब पहली बार पढ़ा रहे हैं ना बेटा, उसको ढंग से सुना करो। आपका ध्यान कॉपी में ज्यादा होता है, टीचर को सुनने में कम होता है, ये अच्छी चीज नहीं है। एक स्टूडेंट को अच्छा लिसनर होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रोता। हाँ, और हमारी क्लास में कुछ अच्छे श्रोता कम है, कुछ वक्ता बहुत अच्छे हैं। वो बोलते इतना है, इतना बोलते हैं कि सर भी नहीं बोल पाते हैं बेचारे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सोनम सही बोल रहा हूं ना मैं? कहाँ गई? भाग गई। भाग गई? ना सर। बेटा सुन, तू है ना जब बोलती है ना तो इतना बोलती है कि दूसरा भी नहीं बोल पाता, सर भी नहीं बोल पाते। सुना करो, सर को बोलने दिया करो, इकट्ठी कर लिया करो अपनी बात। फिर एक बार हाँ रोक कर, जब आप बोलो तो सर को रोका करो। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ पूछना है, ऐसे। अरे जैसे हाथ उठाते ना, देखो यहाँ पर सारे टीचर है ना, स्क्रीन पर इतना ध्यान नहीं देते शायद, तो हो सकता है आप रेज हैंड करोगे तो नहीं दिखाई दे, तो आप बोल दो सर 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 मुझे कुछ पूछना है, फिर बोलो। आप तो धड़ाधड़ बोले जाते हो। सर कह रहे रुक जा, नहीं हम तो पूरी बात बोल कर ही रहेंगे। धमकी देते रहते हैं। नहीं बेटा, सर को सुनो। देखो हर टीचर की अपनी पढ़ाने की एक टेक्निक होती है, हमें उनसे वो मैच करना है कि ये टीचर किस स्टाइल में पढ़ाता है। सब मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ बच्चों। एक बात मैं परसों अब AB सर से भी यही बात हो रही थी मेरी, कुछ भी कहो इस मामले में आप लकी हो, आपको कोटा की बहुत एक्सपीरियंस पूरी टीम मिली हुई है। सिर्फ मैं अकेला नहीं, AB सर अकेले नहीं, सारे बच्चों। ये वो टीम है जो 20 साल पहले जो कोटा में मतलब करियर पॉइंट जैसे बहुत मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट फॉर्म में चलते थे, उस समय के टॉप फैकल्टीज आपको आज पढ़ा रही है। हर आदमी की अपनी स्टाइल होती है, कुछ कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ बोलने पर, कुछ इसमें। तो आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा यार, ये टीचर में ये खास बात है, बस फिर देखो अपना मजा आता है। चलो ज्यादा भाषणबाजी नहीं, हमारा टॉपिक रह जाएगा, 15 मिनट बाकी है ना, 20 मिनट। तो वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप खूब क्वेश्चन पूछो, अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना,
मैं खुद आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब की उम्मीद करता हूँ, लेकिन बीच में टीचर पढ़ाए ना उस समय बेचारे कुछ टीचर को पढ़ाने दो। ओके, तो इसको प्रोजेक्टेड लेंथ बोलते हैं, हम इसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए बच्चों, एक बात तो फिर यहां पर गड़बड़ हो गई। अगर मान लो मैं एक सर्कुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? बोलो। इसका L 0 आ जाएगा। हाँ, तो उसके बाद तो बोल, असली चीज तो मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स कितना लगेगा? जीरो हो जाएगा। यस, तो बच्चों अगर नहीं सुनाई दिया? 0। हाँ, वो 0 तो सुन गया कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, उसका नेटवर्क खराब था। 0 ही बोल रहे थे सर वो भी। हाँ, 0 ही बोल रहा था कि बहुत लंबा 0 हो गया उसका, है ना? सर नेटवर्क इशू के कारण हो गया उसका बहुत लंबा 0। हाँ, चलो बच्चों, तो इसको भी लिख लो। लिखो, इफ ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि किसी बंद धारावाही तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, बंद धारावाही तार, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप is placed in uniform magnetic field, then total force on this closed loop is always 0. Total force on this closed loop is always 0. यदि किसी बंद धारावाही तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इस पर कुल बल 0 होता है। तो बेटा नेट फोर्स 0 आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा। बच्चों है ना, पता है हम इसको वैसे भी समझ सकते हैं अलग तरीके से। कैसे? देखो, इसमें इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर 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 लगेगा, जितने भी इस इतने से टुकड़े पर इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, ये सारे, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स परिणामी बल 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। बच्चों बात समझ गए ना आप लोग? तो बच्चों अगर आप एक क्लोज्ड लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इस पर टोटल फोर्स 0 आएगा। बच्चों कोई भी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या क्या लिख रहे हो? पढ़ूं? लड़ाई कर रहे हैं सर। लड़ाई कर रहे हैं? एक बात बताओ यार, देखो यही चीज कमी है, तुम चैट बॉक्स में इतना लिखने के बाद सुन तो नहीं सकते टीचर को, ये तो मेरी गारंटी है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। बोलो सर, स्क्रीन पे हम लोग का ध्यान रहता है, बीच बीच में आता रहता है इन लोग का सर। चैट। इसी तरह सब पीरियड में इसी तरह होता है सर, बहुत चैट होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। मैंने आप अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे में लॉगिन रहता हूँ, मेरा नाम दिखेगा, आप कभी भी सर्च कर लेना, ज्यादातर समय देखता हूँ मैं, तो मुझे सब दिखती है, आपकी चैट भी दिखती है और मुझे नाम भी पता है। पर बेटा मैं नाम लिए बिना समझाना चाहता हूँ कि आप इतना लिखते हो तो आप टीचर को सुन तो नहीं सकते, ये तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट आपका समझ में नहीं आएगा। सर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम लोग तो लिखते भी नहीं है। लगे हुए हैं सोनम। सर वो ना मेरा नाम, सर सुनो ना, तो सर मैं बीच में कभी भी सर की नहीं टोकती, सर के बोलने के बाद ही जब भी मेरे को नहीं समझ आता तभी मैं सर को बोलती हूँ, तो बीच में डायरेक्ट मेरा नाम लिखी ना, मुझसे नहीं बना तभी तो मैंने सर से पूछा। तुम लोग क्यों आपस में झगड़ते हो ना, मुझसे झगड़ लो आज। सर ना ही बायो में सर क्वेश्चन पूछते ना तो कोई एक जन आंसर भी नहीं देता, ना हाँ भी नहीं बोलते, नहीं भी नहीं बोलते, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन को देखो पूछना चाहिए और अपना अधिकार भी है,
और टीचर को क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मैं बता दूं, गुमसुम बच्चे अच्छे नहीं लगते। परंतु जैसे मैंने कहा ना, हाँ जैसे कई बार सर पढ़ा रहे हैं तो एक तो सर का सेंटेंस खत्म होने का वेट करो बेटा, सेंटेंस बीच में ब्रेक हो जाता है ना तो दोबारा से बोलना पड़ता है, तो सेंटेंस खत्म होने का वेट करो, फिर तुरंत बोलो हाँ सर मुझे कुछ पूछना है, सर कहेंगे हाँ बेटा पूछो, फिर पूछो। देखो कितना अच्छा मजा आएगा, बीच में टोकते नहीं एकदम से कि है ना सर कुछ भी बोल रहे हैं, उनका सेंटेंस ब्रेक हो गया, फिर एक बच्चा बोल पड़ा, फिर दूसरा बोल पड़ा, फिर तीसरा बोल पड़ा, फिर खिचड़ी बन गई। नहीं सर, मैं बीच में कभी नहीं बोलती। जैसे फिजिक्स में सिर्फ जतिन बोलता है ना और कोई नहीं बोलता, वैसे बायो क्लास में कोई तो रिस्पॉन्स करे हाँ नहीं, तब तो सर आगे बढ़ेंगे ना। ना फिजिक्स केमिस्ट्री में बोलते हैं। अरे मेरे को क्यों बीच में ला रही हो? मैं क्या किया? हेलो सर। नहीं, सर मेरा जी नाम मैं कुछ भी नहीं है ना बोलती फालतू हूँ। का। अरे बाबा मैं चैट भी नहीं करती हूँ सर। बस 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 महाभारत खत्म। कोई बात नहीं। सर पढ़ाओ अब, हो गया, जाने दो। अरे हो गया। हाँ करना पड़ेगा सुनो, मैंने म्यूट कर दिया सबको। अब सुनो मेरा बच्चा, देखो हम एक दूसरे को यहाँ ब्लेम नहीं कर रहे, हम तो सबसे कह रहे हैं ना बेटा। सुनो, इंडिया में जितनी भी जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, वहां पर अनम्यूट करने की परमिशन कहीं नहीं होती, अपन को है, इसलिए इसको अच्छे से काम में लो। आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है। मैं तो खुद कहता हूँ कि है ना, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हो बिल्कुल ऑफलाइन का इंप्रेशन आता है, एकदम ऑफलाइन। बच्चों मैं अपने ओरिजिनल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा तुम मेरे सामने बैठे हो और सामने बैठे हो वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये फैसिलिटी तो अपन को मिली हुई है, वरना इंडिया के बड़े बड़े कोचिंग में जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कहीं भी अनम्यूट करने की फैसिलिटी नहीं होती, मैं बता दूं। हाँ 2-4 बच्चों की क्लास हो तो बात अलग है, लेकिन अगर 50, 70, 80 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां अनम्यूट कोई नहीं करने देता, जो भी बात करनी है चैट बॉक्स के थ्रू करनी होती है। तो बेटा आपको हमने ये फैसिलिटी इसलिए दी है कि हम एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, तो इसे अच्छे से लो, इसे गलत तरीके से मत लो, वरना अच्छी चीज का कबाड़ा हो जाएगा। चलो अच्छा चल रहा है, मैं शिकायत नहीं करना चाहता, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं इंप्रूवमेंट चाहता हूं बस। जो चल रहा है वो अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आप लोग गुमसुम हो जाओगे, चुप हो जाओगे तो हमें और बुरा लगेगा, इसलिए बोलते रहो, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो उसमें, है ना। चलो आगे चले, चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, उपदेश बहुत हो गए। अच्छा एक और बात आपको मैं अभी बताऊं, अभी करीर सर का फोन आया, वो 10 मिनट लेट होंगे, तो आप 10 मिनट मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, ये चाहते हो या 10 मिनट मैगी खाना चाहते हो? पढ़ा दो सर, आज बड़ा टाइम पास हो गया है। भाई मैगी सैगी खानी है तो खा लो, मुझे क्या है। नहीं सर खा ली। सर आप पढ़ा दो। चलो तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, फिर 15 मिनट का ब्रेक उसके बाद होगा। ब्रेक तो 15 मिनट का ही देंगे, क्योंकि सर मुझे लगता है कितने बजे शुरू होनी थी आपकी क्लास? 6:45, 5:30, तो 6:45 शुरू करेंगे केमिस्ट्री की क्लास, है ना, और खत्म 6:45 बजे ही होगी, फिर 7 बजे आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों ये क्वेश्चन करो, ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड है 20 मिली टेस्ला, और इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, और करंट है 5 एम्पियर। तो बताओ इस वायर पर, पूरे वायर पर 3 + 4 टोटल वायर पर कितना फोर्स लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, धारा दे दी, लंबाई दे दी, सब दे दी, फोर्स बताओ इस वायर पर कितना लगेगा? हाँ
बच्चों F इज इक्वल टू BIL लगा दो। अब बताओ L कितना लोगे? हाँ, L कितना लोगे? 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये विस्थापन लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये तो अगर ये 3 है वो 4 है, पाइथागोरस लगा दो। अगर ये 3 है ये 4 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि L आएगा 5 सेंटीमीटर। तो L हमें कितना लेना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें वैल्यू पुट करो। B कितना है? 20। अरे मिली को मत छोड़ देना, ठीक है। I कितना है? 5 एम्पियर। और L भी सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदल देगा वरना फिर तुम पिटाई खाओगे। सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना है। तो कितना आया? 25 इंटू 20 500। 500 का 2 जीरो इससे हटा दो, -3 रह जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये आएगा आंसर। सही है। पूजा बेटा 5 न्यूटन नहीं आएगा, आपकी पावर गलत हो गई। प्रांजल, अरुण, अनुराग, तुम सब ने मिली टेस्ला को नहीं बदला। इमेजिन द बॉय। जतिंदर का आंसर सही था। धर्मेंद्र तुम्हारा भी एक पावर में गड़बड़ हो गई। सर टाइपिंग मिस्टेक था। है बेटा, सब लोग टाइपिंग मिस्टेक था सर। सब लोगों का सिर्फ एक बच्चे का आंसर पूरी तरह से सही है, जतिंदर का। इसके अलावा सबने पावर में गलती की। सेंटीमीटर का ध्यान रखो, मिली का ध्यान रखो। ये एमपी मतलब मिली होता है बेटा। सुनो, एग्जाम में कोई बोलकर नहीं बोले बताएगा ये मिली है, आपको खुद को पहचानना है। एग्जाम में वैल्यू लिखी होगी, मिली टेस्ला है, ये बोलेगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। यहाँ तो आप सुन रहे हो मुझे। एग्जाम में आपको खुद को पहचानना है। एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी मतलब मिली टेस्ला। हाँ, तो जितने लोगों ने ये मिली में गलती की है वो सही करो। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, उसका रेडियस r है। अर्धवृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या r है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है। बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड B है, चुंबकीय क्षेत्र B है, धारा I है और अर्धवृत्त की त्रिज्या R है। इसमें तो कैलकुलेशन नहीं है, तो फटाफट बता दो विस्थापन कितना आएगा? धर्मेंद्र सही है, प्रांजल सही है, गरिमा, राहुल सही है बेटा। हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ा, दुर्गेश सही है। तो बेटा F आएगा BIL, और आपको जो L लेना है वो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट लेना है, R प्लस R 2R। सही जवाब। अगला क्वेश्चन। सर इन दोनों में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यस, क्या बात, बढ़िया क्वेश्चन। बताओ बताओ, इस लड़की ने जो पूछा आप बताओ। तो इसमें पहले इसमें निकालते, इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अल्टीमेट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, लेकिन वो किसी दूसरी बात के चक्कर में उड़ गया। तो बच्चों आप क्या करोगे, सुनो बेटा, आप इसे एक वायर मान लो, ये वायर है नहीं, आप मान लो, और जिस डायरेक्शन में करंट, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, यानी इसमें आप करंट इधर मान लो और फिर इससे निकाल दो। तो बच्चों इस पर फोर्स इधर लगेगा, बिल्कुल इससे BIL लगा दो, इससे B अंदर है। अब देखो ये वाला वायर है ना, तो आप अपनी मिडिल फिंगर को इधर ले जाओगे, ये करंट की डायरेक्शन आएगी, तो थंब जो आएगा वो इधर आ जाएगा, ये आ। इसमें भी यही करो, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसको स्ट्रेट वायर मान लो,
सीधा तार और इसमें करंट इधर डाल दो। अब बी अंदर है, ये इधर है, तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा। फोर्स यहाँ पर दिखाना, फोर्स इधर नहीं, फोर्स इधर दिखाओ कि फोर्स एक्चुअल में इस पर लगेगा, इस पर तो नहीं लगेगा। ये वायर है नहीं, हमने माना है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये सेमी सर्कल पर फोर्स ऊपर लगेगा, है ना, ऐसे। तो बच्चों आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया है विस्थापन, उसमें आप क्या करोगे, उसको स्ट्रेट वायर मानकर उसमें करंट निकाल दो, ठीक है। और कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट बच्चों, अपने पास एक लंबा वायर है, इसमें करंट जा रहा है I1, ठीक है बच्चों। इस तार को, लंबे तार को मैंने पकड़ा हुआ है हाथ से, लेकिन इसके ऊपर एक दूसरा वायर है जिसमें करंट अपोजिट है I2। बेटा नीचे वाले तार को तो हमने फिक्स कर रखा है, लेकिन ऊपर वाला तार हवा में है। बताओ ये हवा में कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, सोचो। सर प्रतिकर्षित करेगी ना सर, धारा की प्रतिकर्षण के कारण सर करे। I1 के रिपल्शन की वजह से सर रिपल्शन होगा। I1 और I2 दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब करंट एक दूसरे के अपोजिट होता है तो एक दूसरे को रिपल करते हैं वायर। तो नीचे वाला वायर ऊपर वाले वायर को रिपेल करेगा और ये mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो बच्चों नीचे वाला वायर ऊपर वाले वायर को रिपेल करेगा और ये फोर्स रिपल्शन वो mg को बैलेंस करेगा, तो वो ऊपर वाला तार हवा में लटक जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस में d मान लो, करंट I1 I2 दिया है, तो मुझे बताओ कि है ना, हम mg को जिस फोर्स के इक्वल करेंगे वो f कितना आएगा, ऊपर वाला f लिखा है ना, उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, निकालो। L देना पड़ेगा बच्चों, मुझे ऊपर वाले वायर का L देना पड़ेगा, रुको। तो आप लेंथ को L मान लेना, ऊपर वाला जो वायर है ना हवा में लटका है, उसकी लेंथ टोटल L मान लो, नीचे वाला तो इनफाइनाइट लेंथ। तो मुझे बताओ मैं mg को किसके इक्वल करूंगा, mg को किसके इक्वल करूंगा? क्या लिखा है धर्मेंद्र? ओ धर्मेंद्र भैया क्या लिखा है? हेलो सर। हाँ सर आप क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? मैंने क्वेश्चन में ये बोल रहा था, नीचे वाला वायर ऊपर वाले वायर को रिपेल करेगा, हाँ। और वो रिपल्शन mg को बैलेंस करेगा, तो ऊपर वाला वायर हवा में स्थिर हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो मुझे वो f की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ओके सर। बस f निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है बेटा, 2BIL। b क्या है बेटा? बच्चों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया मैंने, नीचे वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको। ऊपर वाला वायर नीचे वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपल होगा, तो b आपको निकालना पड़ेगा बेटा, है ना। mg अपॉन li, li क्या है बेटा? देखो मेरी बात सुनो, mg को इसके इक्वल करेंगे और ये कितना होगा, d i, i कितना है I2,
इंटू एल। बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बी कहाँ से लाओगे? मैंने बी नहीं दिया, ये बी नीचे वाले वायर का है। अब अनंत लंबाई के तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या था, वो फार्मूला लगा दो। इनफाइनाइट लेंथ का जो फार्मूला होता है, ये बी इसकी वजह से है, तो इसका बी कितना होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। भूल गए क्या? ये बी आ गया, ये I2 इसका करंट है और L इसका लेंथ है। तो बच्चों ये इक्वेशन बना हमारा, समझ में आया? बच्चों बी आपको नीचे वाले वायर का लेना है, क्योंकि इसकी वजह से वो रिपल हो रहा है। हमने अलग से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया। तो बच्चों ये पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू वो आपसे पूछ लेगा, डी पूछ लेगा, एम पूछ लेगा, एल पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अब बताओ सर। हाँ क्या बोलते हैं कि जो एल की वैल्यू थी वो तो हम डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट लेते थे ना, तो यहाँ पे एल ही क्यों लिए? भावना डिस्प्लेसमेंट तब लेते थे जब तार मुड़ा हुआ होता था, या तार बेचारा सीधा है। ओके सर, हाँ है ना, थैंक यू सर। हाँ तार वायर तो हमारा सीधा है ना बेटा, सीधा है तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो ले लेंगे। अगर ये मुड़ा हुआ होता तो फिर हम बात अलग करते। और कोई डाउट बेटा, आगे बढ़े? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक अल्टीमेट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ढंग से जवाब देना सोच कर। बेटा ऊपर वाला वायर जो है वो रेस्ट में है ना, इक्विलिब्रियम में है। मुझे ये बता सकते हो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऊपर वाला जो तार है वो स्थिर है, यानी कि साम्यावस्था में है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये स्थायी साम्यावस्था है या अस्थायी? अस्थायी होगा सर। अस्थायी। कारण भी बताना पड़ेगा, इसलिए सोच कर रखो। स्थायी जो भी तुम बोलोगे कारण भी बताना पड़ेगा। तो मुझे कारण सहित कौन बता रहा है ये बोलो। केवल आंसर बता रहे थोड़े। हेलो सर। हाँ बोलो सर, नियत धारा प्रवाहित होगी तो? धारा तो नियत है, धारा हम कहाँ बदल रहे हैं? हमने तो पूछा स्थायी और अस्थायी क्या आएगा और क्यों आएगा। करंट तो कांस्टेंट है, करंट नहीं बदल रहे हम। सर करंट तार को नीचे करेंगे तो सर एमजी के कारण सर वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब बोल नहीं पा रहे। मैं बताता हूँ बच्चों, ये बच्चों ये है ना स्थायी साम्यावस्था है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सुनो क्यों है बच्चों, आपको तो मैंने स्टेबल अनस्टेबल एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टेबल अनस्टेबल आया था, कई जगह आया है। तो सुनिए बच्चा, स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करते हैं? बेटा ऊपर वाला जो वायर है ना वो अभी रेस्ट में है, तुम उसको थोड़ा सा नीचे ले जाकर छोड़ दो। ऊपर वाले वायर को जब तुम थोड़ा सा नीचे ले जाओगे तो नीचे वाले तार का प्रतिकर्षण बढ़ेगा और वो उस वायर को वापस ऊपर भेज देगा। और हम जानते हैं यदि तार वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो स्टेबल है। बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर।
तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, अच्छी चीज है ये, अच्छी चीज में बेटा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। दोबारा सुनो, ये वायर अभी रेस्ट में है, स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि F ने mg को बैलेंस कर रखा है, ये दोनों कट गए। लेकिन अगर इस वायर को थोड़ा सा नीचे ले जाकर छोड़ दोगे तो F बढ़ेगा। देखो D कम होने से F बढ़ रहा है, D कम होने से F बढ़ रहा है, ये F है। और वो F बढ़ते ही वो वायर को वापस ऊपर भेज देगा। तो बच्चों हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु वापस आती है जहां पर से चली थी तो वो स्थायी साम्यावस्था होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो बच्चों अच्छी बातें बहुत है मेरे पास, अगर आप सुनने और समझने के लिए रेडी हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप तैयार रहो। बोलो अगला क्वेश्चन दो, ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो। यस नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो बोलो सर, इसमें आई समानुपाती डी होगा ना? क्या बोल रहा है बेटा, सुनाई नहीं दिया। सर बोल रहा है आई समानुपाती डी होगा ना, ऐसा पूछ रहा है। मेरा बच्चा आई को क्यों बीच में ला रहे हो? हम करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस चेंज करके देखते हैं। स्टेबल अनस्टेबल जब भी चेक करना हो हम दूरियां बदलते हैं, करंट नहीं बदलते बेटा। करंट को क्यों बीच में ला रहे हो? I1 और I2 इन दोनों को चेंज नहीं कर रहे हम, सेम करंट है, बस ऊपर नीचे करके चेक करना है, तो फिर डी बदल कर देखना है। सर जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा गैप रहेगा, वो बोल रहा हूँ सर। तेरे को सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा। अरे I1 I2 फिक्स वैल्यू है तो क्यों बदल रहा है? 2 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ भी ले ले तो बदल क्यों रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। I1 I2 नहीं बदलना क्वेश्चन में। स्टेबल अनस्टेबल जब भी चेक करते हैं तो डिस्प्लेस करके देखते हैं, बाकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते। मैं 2 बार बदल रहा हूँ फिर भी तो मान नहीं रहा। I1 I2 क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू दी है जिनको नहीं बदलना, बस स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था से दूरी बदल कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अनंत लंबाई का तार है लेकिन इसके बाजू में एक स्क्वायर लूप रखा है। ये डिस्टेंस a है और ये स्क्वायर लूप है, ये भी a है। इसमें I1 करंट है, फिक्स करंट है, इसमें I2 करंट है। तो लंबे तार के कारण पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो स्क्वायर लूप रखा है, बड़ा वायर इस स्क्वायर लूप को अपनी तरफ खींचेगा या धक्का देगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? खींचेगा सर। अट्रैक्ट करेगा। और स्क्वायर लूप कहां आएगा, लेफ्ट या राइट? सर ये क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए ना सर। मैंने पूछा है नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट लेफ्ट। क्यों क्यों कारण बताओ क्यों होगी? सर सेकंड वाला का फोर्स 0 है ना, 0 होगा फोर्स सेकंड वाले का। हाँ 0 किस पर होगा? सेकंड वाले रेक्टेंगल। नहीं 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 0 नहीं होगा बच्चों। इधर देखो ढंग से सुनो, ये दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, तो ये लंबा वायर इस छोटे वायर को इस वाली साइड को इधर खींचेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होता है तो अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। देखो इसमें करंट और इसमें करंट अपोजिट है, अपोजिट होने से ये इसे रिपल करेगा, लेकिन ये वायर पास है। अरे जब वायर पास होता है डी कम होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इन दोनों फोर्स में से ये फोर्स बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसलिए इन दोनों का नेट फोर्स
लेफ्ट की तरफ आएगा। यस सर। एक बार फिर बोल रहा हूं, कई बार ये होता है कुछ बच्चे नहीं सुन पाते, दोबारा सुन लो। बच्चों इस वाले वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट बड़े वाले वायर के समान है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, इसलिए लंबा वायर इस वाले वायर को इधर खींचेगा। लेकिन इस वाले वायर में करंट इसके अपोजिट है, तो ये लंबा वाला वायर इस छोटे वाले वायर को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो बच्चों ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये पास है बेटा, ये पास है तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका बी ज्यादा होगा। देखो ना मैंने कहा ना डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होता है वो डी पर डिपेंड करता है। डी जितना कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। तो बच्चों ये फोर्स बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इन दोनों का नेट किधर आएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट। अब एक काम करना, घर पर जाकर इस नेट फोर्स की वैल्यू निकाल कर लाना। चलो आज का होमवर्क है ये, आपको इस नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये करंट I1 है, ये I2 है पूरा, ये भी I2 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 है ना, और ये दूरी A है, ये डिस्टेंस A है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। ये सॉल्व करके लाना, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है बच्चों। कल सुनो, कल सैटरडे है और पिछली बार करंट के क्वेश्चन कर लिए, इस बार करंट नहीं लूंगा, इस बार कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आपको पूछने हैं। कल हमारी डाउट क्लास है हमेशा की तरह। ओके सर। मैंने सही बोला ना बेटा? कल सैटरडे है ना? हाँ सर। यस सर। सुन लो, कल डाउट क्लास में करंट की क्वेश्चन नहीं लूंगा, कैपेसिटर लूंगा और मैग्नेटिक फील्ड में वो दो टॉपिक लूंगा जो टेस्ट में आ रहे हैं बस। और क्लास पूरी होगी या आधी होगी ये मैं अभी नहीं बता सकता, वो आपके डाउट पूछने के ऊपर है, कितने डाउट होते हैं ना। अगर डाउट खत्म हो गए तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो सर सुनो। अब बच्चों सुनो, अब आपकी क्लास 5:45 स्टार्ट होगी। कितनी? 5:45 बजे। सर वर्क पावर एनर्जी का नहीं जाएगा क्या डाउट? क्या बेटा? वर्क पावर के अलग से पूछ लेना बेटा, कल की क्लास में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, देख लेंगे। टाइम बचा तो लेकर तो आना है ना, टाइम बचा तो लेंगे। बच्चों अगली क्लास 5:45 है ना, 15 मिनट का ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे अपन, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट होल्ड करो सर सुनो ना। बच्चों सुनो, 10 मिनट कर दो ब्रेक, 5:40 पर आ जाना। हाँ सर। 5:40। सर हाँ सर फिजिकल केमिस्ट्री का डाउट बहुत सारा है, तो एक बार रमेश सर को बोलना ना, डाउट क्लास लगाएंगे वो। फिजिकल का डाउट बहुत सारा है बेटा, अभी तो कैसे प्लान करें। चलो एक काम करते हैं, मैं आज बात करता हूँ, सुनो अभी बात करके मैं आपको अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मैसेज दिलवा दूंगा ग्रुप में, तो पहले सर से बात करने दो। प्रॉब्लम ये है सर कोटा में है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, अगर वहां से वो डाउट क्लास ले पाए तो मैं सर से बात करके आपकी डाउट क्लास लगा दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? हाँ सर, क्योंकि क्लास में बनता नहीं है, सर 3 करने के बाद छोड़ देते हैं। होना चाहिए, नहीं डाउट क्लास तो होना चाहिए, अभी बहुत दिन हो गए। मैं बात करता हूँ बेटा, सर से बात किए बिना मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना? चलो 5:40 पर आ जाना। बाय। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।